तुम किस पे लाइव करोगी? कमला आपा मैं भी फेसबुक पे लाइव करूंगी। नहीं नहीं, किसके फेसबुक पे? तुम्हारे दस्तक के। .pk? हाँ जी। ठीक है। अच्छा कमला आपा हम आज का जो मौजू है, जिस तरह से मैं थोड़ा सा पहले लाइक 1 मिनट लेके रिवाइज कर लूंगी कि जो हमने पिछली दफा कॉन्वर्सेशन की थी, और फिर उसमें कुछ लोगों के सवालात थे, तो हम पहले उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है हम आज के टॉपिक की तरफ चलेंगे। So, ठीक। first of all, thank you very much once again for taking out the time. And as I shared with you earlier as well, कि हमारा पिछला session was massively appreciated by audiences, but particularly women here in Pakistan, because you made it very easier for us to explain that what do we mean by when we say that we are fighting for gender equality. We are not fighting for sameness in terms of sex, but we are fighting for equal rights. We are fighting for equal representation and roles. And we are fighting to have the freedom to choose and to have the say in the decision making when it comes to the fact that other beings are deciding for our lives and our choices and what we want. So we want equal say and representation in all of that. And then you also very briefly spoke about that how all of this is somewhat connected to patriarchy, because patriarchy is a system that gives one gender authority over the other in terms of resources, in terms of decision making, in terms of having more say in the entrepreneurial and other spheres and segments of the society. So should I like start with the questions, or would you like to comment on the previous session first? No, you start with the questions. Okay. So Maida Babar Chishti from Pakistan has asked that how do you help young girls break out of this pink tsunami, which is impacting my nieces, in a very concerning way, that we have associated different things with different genders, and then those things actually, make them act in a certain way, कि जो गुलाबी रंग है वो लड़कियों का है और लड़कियों को एक सर्टन तरीके से एक्ट करना चाहिए, और जैसे ब्लू कलर है और बॉयज आर सपोज्ड टू बी स्ट्रांग, दे आर नॉट सपोज्ड टू क्राई. सो हाउ वी कैन ब्रेक दिस साइकिल एंड अब तुम चलो ना, तुम 6 मिनट लेट हो, वही करना ये सब. कमला जी 6 मिनट लेट, 6 मिनट लेट हो तुम. आप बस इस हमने सवालों के जवाब से ही शुरू करना है, मतलब ये वाला हाँ सेशन. तो तुम शुरू करो ना. स्टार्ट हो कमला, आप लाइव हैं, हम लाइव चल रहे हैं. ओहो, अस्सलाम वालेकुम. ओहो, तो सबसे पहले मुझे खुशी है कि मैं दोबारा तुमसे मुखातिब हूँ, और थोड़ी आज गड़बड़ हालत सी है. अभी मैं कोविड का टीका लगा के आई हूँ ना बीबी, तो जो गड़बड़ करूंगी मैं कोविड के टीके के ऊपर थोप दूंगी, मेरी कोई गलती नहीं होगी. तो सबसे पहले तो मैं, जिन्होंने सवाल पूछा है कि वो अपनी नीसेस को कैसे बचाएं इस पिंक सुनामी से, तो मैं कहूंगी कि ये पिंक सुनामी उनके घर में घुस कैसे रही है. क्या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, क्या उनके थ्रू घुस रही है? क्योंकि अब अगर मैं देखूं तो हमारे घरों में औरतें मेहंदियां लगा के बैठी रहती हैं, कॉस्मेटिक्स का पूरा इस्तेमाल करती हैं, और हर पेट्रियार्कल त्योहार को मनाती हैं. तो ये बच्चियां अपने घरों में वही सीख रही हैं जिस सुनामी की बात हो रही है. तो सबसे पहले तो हम देखें कि घर में कहां कहां पेट्रियार्की की प्रैक्टिस होती है. औरतें करती हैं, मर्द करते हैं, बुजुर्ग करते हैं. दूसरा हम देखें कि उनके स्कूल में, क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ कि हमारे स्कूलों में जहां हमें बराबरी सिखाई जानी चाहिए, ये लोग आज भी हमें गैर बराबरी, पेट्रियार्की सिखाते हैं. आजकल जूम पर क्लासेस होती है ना,
तो मेरे साथ जो 2 लोग काम करते हैं उनका एक बच्चा है जो मेरा ग्रैंडसन के जैसे है, तो उसकी ज़ूम क्लासेस मैं करवाती हूँ और मैं देखती हूँ कि वहाँ भी अब जैसे शुरू होगा तो किसी लड़के को वो किंग बनाएँगी और किसी लड़की को क्वीन बनाएँगी। और किंग हमेशा सुपीरियर होता है, बड़ा होता है, ताकतवर होता है और हमेशा ही लड़की क्वीन बनेगी और लड़का किंग बनेगा। इसी तरह अगर आप टेल्स देखें, चिल्ड्रन की जो टेल्स होती हैं, फेयरी टेल्स, वो तमाम पेट्रियार्कल होती हैं। तमाम। तो स्कूलों में भी वो यही देखते हैं। स्कूलों में टीचर्स जिस तरीके से तैयार होके आती हैं, जैसे कपड़े पहन के आती हैं, जैसी हील्स पहन के आती हैं, तो इन 2 चीजों को तो हम ठीक कर सकते हैं। स्कूल में जाके शिकायत कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, घर में बदल सकते हैं। पर मीडिया पर जो बच्चे ये देखते हैं, अब उसके खिलाफ तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे ना। मैंने देखा है पिछले कुछ सालों से कि जितने बच्चों के कार्टून हैं वो इतने वायलेंट हैं, वो इतने वाहियात हैं और इन कार्टून्स में खास तौर से जो लड़कों की, मेल्स की जो तस्वीर दिखाई जाती है, मतलब वो हमेशा एक दूसरे को गिराने की कोशिश में है, पीछे धकेलने की कोशिश में है। और अगर हमारे बच्चे ये सीखेंगे, और फिर आप देखिए एक वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के अगर स्पोर्ट्स चैनल देखें तो उसमें सबसे ज्यादा चैनल है वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की, जिसमें बाल पकड़ पकड़ के मर्द एक दूसरे को मार रहे हैं। आजकल औरतें उसमें वो बिकिनी टाइप कपड़े पहन के और एक दूसरे को मार रही हैं। तो ये जो सुनामी है ये बच्चों को हर तरफ से घेर रही है। तो हमको इस सब के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमें इस तरह के पेट्रियार्कल मीडिया के खिलाफ आवाज उठानी होगी, उसकी शिकायतें करनी होंगी, स्कूलों में जाके बातचीत करनी होगी और फैमिलीज में तुम्हें और मुझे देखना होगा। अब जैसे मैं अपने बारे में तुम्हें बताती हूँ कि मैं हमेशा आज भी 50 साल के फेमिनिज्म के बाद मैं लड़की को बेटा कहती हूँ। अब जैसे तुम पर मुझे प्यार आएगा, मैं कहूंगी हीरा बेटा। क्यों हीरा बेटा, क्यों हीरा बेटी क्यों नहीं? और मैंने आज तक किसी लड़के को ये नहीं कहा कि मोहम्मद बेटी, उसको कभी नहीं कहा। तो आज भी इसका मतलब है कि बेटा तुम्हें कहना बड़ी सुपीरियर चीज है और मैं तुम्हें ऊंचा ओहदा दे रही हूं तुम्हें बेटा कहने का। अब मैंने देखा कि हम औरतें भी जब किसी से बात करते हैं, अरे भाई, सामने 10 औरतें बैठी हैं लेकिन हम कहेंगे अरे भाई ऐसा मत करो। तो ये पेट्रियार्की हमारी जबान पे चढ़ी हुई है, हमारे गानों में बसी हुई है, हमारे मुहावरों में बसी हुई है। तो इससे बचना कोई आसान नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर आसान होता बीबी तो मुझे 50 साल नहीं लगते और आज भी वायलेंस बढ़ी रही है, कम तो नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा कमला आपा, बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव जवाब था आपका। तो मीडिया और पेट्रियार्की की आपने बात की है, आई एम श्योर इसके ऊपर हम एक और पूरा सेशन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मीडिया पे पेट्रियार्की का जो इन्फ्लुएंस है उसके बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा कंप्लीट सब्जेक्ट है जिसको अनरेवल करने के लिए कुछ मिनट काफी नहीं है। तो मैं जो आपने उससे पहले बात की ना कि हमारे जो त्योहार हैं वो पेट्रियार्कल हैं, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा और आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप कहती हैं कि हमारे त्योहार पेट्रियार्कल हैं तो इससे आपकी क्या मुराद है, एक सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे घर पेट्रियार्कल हैं, मतलब ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको अगर नजर आए तो इसका मतलब है कि पेट्रियार्की आपके घर में रची बसी हुई है, और उसको इरेडिकेट करने के लिए क्या किया जाए। तो मैं तो हमेशा खुद से और घर से शुरू करती हूँ, तो मैं त्योहारों पे बाद में आऊंगी।
और त्योहारों के साथ साथ मेरा मतलब ये भी है कि कल्चरल प्रैक्टिसेस, जिनको कुछ लोग रिलीजियस प्रैक्टिसेस का नाम दे देते हैं, पर शायद वो ज्यादा कल्चरल हैं। तो घरों में तो ये देखो कि हमारे यहाँ किस तरह की जेंडरिंग हुई है। अब तुम्हारी ये लंबी जुल्फें जो तुम लेके बैठी हो, अगर तुम्हारी जगह तुम्हारा भाई होता तो क्या वो ऐसी जुल्फें लेके बैठ सकता था? तो ये पूरी तरह से पेट्रियार्कल तरीका है लड़की और लड़के के बाल रखने का। और लड़कियों के झुमके, लड़कियों की नेल पॉलिश, लड़कियों की दूसरी तरह के कॉस्मेटिक्स, लड़कियों के जूते, कपड़ों के रंग। तो उस दिन जो हमने बात की थी कि जेंडर किस तरह पैदा किया जाता है, जेंडर पैदा किया जाता है हमारे कपड़ों से, जूतों से, हमारे खड़े होने के तरीके से, हमारे नखरों से, या मर्दों की मर्दानगी वाली बातों से। तो एक तो ये छोटी छोटी चीजें। दूसरा, घर में खाना कौन बनाता है और हमेशा कौन बनाता है? क्या लड़कों और मर्द से भी तवज्जो की जाती है कि वो भी आए, खाना बनाए, बर्तन उठाएं, बर्तन साफ करें? क्योंकि जो खाते हैं उन्हें पकाना भी चाहिए। और खिदमत का काम बहुत खूबसूरत काम है, हर मजहब ने इसकी तारीफ की है, हम सबको करना चाहिए। करते हैं क्या? बाहर जाने की इजाजत किसको देर से मिलती है? और क्या लड़कियों को किसी खास वक्त पे वापस आना पड़ता है? दूसरा, क्या आप लोग अपने अब्बा के घर में रहते हैं कि अपने अम्मी के घर में रहते हैं? किसको अपना घर छोड़ना पड़ा था शादी के बाद? क्या अब्बा ने अपना नाम बदलकर अम्मी वाला नाम ले लिया था, या हमारी तमाम अम्मियों ने अपने नाम छोड़कर अब्बा वाले नाम लिए? अब मेरे मुल्क में तो नाम बदलना लीगली जरूरी नहीं है। अमेरिका में नाम बदलना लीगली जरूरी नहीं है। तो मैडम हिलरी, जो कि मिस्टर हिलरी, वो क्लिंटन जितनी ही पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने क्यों अपना नाम क्लिंटन किया? और मिस्टर क्लिंटन ने क्यों अपना नाम हिलरी वाला नहीं किया, या ओबामा ने, या ट्रंप ने? तो हर चीज में ये है कि मालिक कौन है, कौन मालिक है। और आप मजाहिब को देख सकते हैं कि वहां पर क्या कहा गया है औरत के बारे में, क्या हकूक दिए हैं कि किसको ज्यादा हक है, किसको कम हक है। तो ये हर जगह है। तो हर चीज में, जब मैं बाजार जाती हूँ, और मेरी नीसेस भी जिनकी तुमने बात की वो जाती है मेरे साथ, तो मैं कैसे कपड़े खरीदती हूँ? जेब वाले जो मुझे इंडिपेंडेंट बनाए, जहां पर मैं अपना चीजें रख सकूं और आगे बढ़ सकूं। छतरी जब मैं खरीदती हूँ तो वो बड़ी काली वाली खरीदती हूँ जिससे मुझे पूरा प्रोटेक्शन मिले, या मैं वो रंगीन छतरी लेके आ जाती हूँ जो जरा सी हवा चलने पर उल्टी हो जाती है। जब मैं घड़ी खरीदने जाती हूँ तो वो छोटी वाली लेडीज वॉच खरीदती हूँ, बिल्कुल। या ये बड़ी खरीदती हूँ। जब मैं रूमाल लेने जाती हूँ तो मैं अच्छा बड़ा रूमाल खरीदती हूँ। अब रूमाल, घड़ी, परफ्यूम मर्दाने या जनाने कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन आज मुझे बता दो कौन सी चीज है जो जेंडर्ड नहीं है? फ्रॉम परफ्यूम्स, साबुन औरतों मर्दों के अलग हो गए, क्रीमें अलग हो गई, खसमा खानियां, मतलब क्या बचा है? और ये इसी में आप सब में देख लो जो मैंने अभी कहा है कि कैपिटलिज्म का बिल्कुल। और पेट्रियार्की का क्या बढ़िया रिश्ता है, कैसे कैपिटलिज्म
जेंडर को लेके पैसे बना रहा है और हम उल्लू बनने को तैयार हैं और हम बन रहे हैं। और जब मैं ये चीजें इस्तेमाल करती हूं जो इश्तेहार मुझे बताते हैं, उसके बाद भी मैं ये कहती हूं कि माय चॉइस, इज इट रियली योर चॉइस माय डियर? Yeah, the choice was made for you by the advertisements. The choice was made for you by the beauty magazines. So ये भी गलत फहमियां ना रहें कि ये हमारी चॉइस है। कितनी हमारी है और कितनी मीडिया की है और कितनी एडवर्टाइजमेंट्स की है और कितनी फैशन की है। तो ये बातें हैं बीबी। कमला, त्योहार हैं उनके बारे में हमने इसका दूसरा पार्ट तो देखिए, मैं अपने त्योहारों के बारे में बताऊंगी, फिर तुम लोग अपनों के बारे में सोचना, क्योंकि ये गलत होगा कि मैं तुम लोगों के त्योहारों की तनकीद करूं, ठीक नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने त्योहार बताती हूँ। पहली बात तो हम मेरे घर में फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक बर्थडे मनाई जाती थी। हम 6 भाई बहन थे, वो हमारे बड़े भाई की बर्थडे मनाई जाती थी। ये भी नहीं था कि जब कोई नया बच्चा पैदा हो तो उसकी मनाई जाए। और मुझे नहीं लगता कि अगर हम में से सबसे बड़ी अगर बहन होती तो मुझे नहीं लगता कि बहन की मनाई जाती। दूसरा, एक हमारे यहाँ बहुत ही खूबसूरत त्योहार होता है राखी का। अच्छा, तुमने सुना है ना? रक्षाबंधन, जिसमें हाँ, भाई सुरक्षा करता है बहन की। हाँ, तो बहन भाई को राखी बांधती है। वो धागे हो सकते हैं, वो और खूबसूरत मोतियों से बनी एक बैंड हो सकती है, और वो भाई से तवज्जो करती है कि भाई उसकी रक्षा करेगा, उसकी हिफाजत करेगा। तो ठीक है, पुराने जमाने में ये चलता था क्योंकि बहनें इंडिपेंडेंट नहीं थी। अब जैसे मैं कमाने लग गई और मेरी यूएन में नौकरी लग गई बाय चांस, तो मैं मतलब जितना पहले कमाती थी एक छोटे से एनजीओ में, उससे 40 गुना मेरी सैलरी हो गई। तो उस पैसे से मैंने अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को पढ़ाया। उस पैसे से मैंने अपने अब्बा को स्कूटर खरीद के दिए। घर में कहीं कोई छत लीक कर रही है तो उस पैसे से छत को ठीक करवा के दिया। तो मैं थी जो छोटे भाई बहन की तो कम से कम रक्षा कर ही रही थी फाइनेंशियली। मगर राखी वाले दिन वो भाई खड़ा हो जाता था और मैं दुपट्टे से अपना सिर ढक के औरत बन के फिर वही जेंडर का नाटक करती थी। और उसमें इतना झूठ था। और मैं इसके भी आगे चलूं, जब मेरे अपने बच्चे हुए तो मेरी बेटी 2 साल बड़ी थी, मेरा बेटा उससे 2 साल छोटा था, और बेटे को एक वैक्सीनेशन लगाने से उसका ब्रेन टोटली डैमेज हो गया और वो कंप्लीटली डिसेबिलिटी रिडन हो गया। मतलब वो उसका कोई मोटर फंक्शन नहीं है, वो अपना हाथ पैर नहीं हिला सकता, उसकी गर्दन नहीं हिला सकता। अगर गर्दन के पीछे तकिया ना रखो तो उसकी गर्दन लटक जाएगी इधर उधर। अब ऐसे घर में रक्षाबंधन का क्या मतलब है? क्या मेरी बेटी जो उसको संभालेगी पूरी उम्र, क्या वो उसको राखी बांधेगी और भाई से कहेगी तू मेरी रक्षा करना? और आप देखो कि 50 से 10% लोग डिसेबल्ड पैदा होते हैं या हो जाते हैं। तो एक भाई जो बेचारा लंगड़ा है, जो लूला है, जो अंधा है, एक तो वो डिसेबिलिटी का मारा है, फिर उसको पेट्रियार्की से भी मार दो कि देखो रक्षा नहीं कर सकता, बिल्कुल बिल्कुल। देखो रक्षा नहीं कर सकता। तो इसमें क्या किया मैंने? ये त्योहार इतना खूबसूरत है, बहन भाई के रिश्ते को नजदीक लाता है। तो इसमें सीधी सी बात, छोटी सी बात, कि बहन भाई को राखी बांधे और भाई बहन को राखी बांधे। और हिफाजत का कॉन्सेप्ट क्या है हीरा?
क्या भाई जो डंडे लेके रक्षा करते हैं, क्या वही रक्षा है? बहनें जो उम्र भर उनको खाना बना बना के खिलाती हैं, वो रक्षा नहीं है? उनके कपड़े धोती हैं, वो रक्षा नहीं है? उनके गर्लफ्रेंड्स की लेटर्स छुपा के उनको अब्बा की मार से बचाती हैं, वो रक्षा नहीं है? तो ये होता है। उसके 6 महीने बाद एक और होता है जिसको हम कहते हैं भैया दूज। भैया दूज। बहन भाई को टीका लगाती है, भाई उसको छोटा सा इकोनॉमिक गिफ्ट देता है, 5 रुपया 11 रुपया, अमीर भाई जेवर वेवर, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी ये देगा। तो हर 6 महीने में ये दोहराए जाते हैं। और मैं चाहे यूएन में हूं, चाहे मैं दुनिया में कुछ भी हूं, लेकिन उस दिन मुझे बता दिया जाता है कि तेरा भाई तेरी रक्षा करेगा, इसके सामने तुझे झुकना होगा। और वो रक्षा क्या करेगा, जबकि वो मेरे अब्बा की प्रॉपर्टी का, आज तो हमें हक है ना, आधी आधी प्रॉपर्टी लड़की लड़के को मिलनी चाहिए, लेकिन वो नावाजिब तरीके से लेके मेरी प्रॉपर्टी चला जाता है और राखी वाले दिन मुझे 100 रुपया दे देता है। तो मुझे वो रुपया नहीं चाहिए भाई, तुम मेरी 50% प्रॉपर्टी दे दो, फिर राखी वाले दिन मैं तुम्हें 100 रुपया 101 रुपया दे दूंगी। सो यू सी, और मैं ये मानने को तैयार हूं कि जब ये फेस्टिवल्स बने थे तब शायद ये रेलेवेंट थे, क्योंकि लड़कियां पढ़ती लिखती नहीं थी, लड़कियां कमाती नहीं थी, लड़कियां तुम्हारे जैसे बैठ के जूम पर ऐसे लेक्चर्स नहीं सुनवाती थी। तब ठीक था भाई, सब कुछ करते थे। लेकिन जब दुनिया बदल रही है तो रिवाजों को बदलना पड़ेगा। अब जैसे, तो इस तरह के बहुत से त्योहार है। एक और है बहुत मशहूर त्योहार जो कुछ कम्युनिटीज इंडिया में मनाती हैं, करवा चौथ, जिस दिन हाँ जी, करवा चौथ। खाविंद की लंबी उम्र के लिए औरतें पूरा दिन रोजा रखती हैं और रात को चांद देखने के बाद रोजा तोड़ती हैं, मियाँ के पैर छूती हैं, और वो भाई बैठ के अपना खाना पीना दिन भर करता रहता है। तो मेरे दिमाग में ये भी कोई पार्टनरशिप का कोई खूबसूरत एग्जाम्पल नहीं है। पार्टनरशिप तब हो जब मियाँ बीवी की लंबी उम्र के लिए फास्ट रखें, बीवी मियाँ की लंबी उम्र के लिए फास्ट रखें, और दोनों मिलकर अपना रोजा खोलें। तो इस तरह के तमाम रिवाज हैं, मतलब आपको मैं गिना सकती हूँ, और दूसरे को त्योहार नहीं कहेंगे लेकिन प्रैक्टिसेस। अब मेंस्ट्रुअल प्रैक्टिसेस जो हर जगह है, अगर आपको मेंस्ट्रुएशन हुआ है तो आप किसी रिलीजियस चीज में शामिल नहीं हो सकते, रोजा नहीं रख सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। अरे ये जो मेंस्ट्रुएशन है, ये क्या हमने बनाया है कि अल्लाह मियाँ ने बनाया? और अगर अल्लाह मियाँ ने बनाया तो, या भगवान ने बनाया, तो ऐसा गंदा नापाक कैसे बना दिया यार? वो तो ऐसी गड़बड़ नहीं कर सकते। ये नापाक क्यों है? क्या इसके बगैर कोई आज तक इंसान पैदा हुआ है मेरे नापाक खून के बिना? कोई भी आज तक पैदा हुआ है? तो ये नापाक तो बिल्कुल नहीं है, ये तो कायनात को बनाने वाला एक चीज है। तुम फिर गायब हो गई क्या? तुम्हारा मिट गया? यू वर लॉस्ट अगेन। मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मुझे आप नजर। तो ये तमाम चीजें हैं, अब इनको रोकेगा कौन? हमें कहा जाता है कि आप अगर मेंस्ट्रुएट कर रही हैं तो आप मंदिर नहीं जाएंगी, चर्च में, यहां पर चर्च भी नहीं जाएंगी। दूसरा, कुछ घरों में वो किचन में नहीं जा सकती, अचार को हाथ नहीं लगाएगी, अचार खराब हो जाएगा। इसीलिए शायद अमेरिका वगैरह में अचार नहीं बनाते होंगे, क्योंकि वो तो सब कुछ छू लेते हैं। तो ये तमाम प्रैक्टिसेस हैं, ऐसे रीति रिवाज हैं जो कॉन्स्टेंटली इन चीजों को दोहराते हैं। और मुश्किल ये है हीरा कि हम बहुत सी चीजों पर सवाल उठा लेते हैं, लेकिन जहां कल्चर और मजहब की बात आती है वहां हम डर जाते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही। और दूसरी बात है कि मजहब क्या है? मजहब एक यकीन है, फेथ है, और फेथ पर सवाल कैसे उठाया जा सकता है? फेथ पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता। और यहीं से बहुत सी चीजों की शुरुआत होती है जो पेट्रियार्कल है। अब जैसे कम्युनिटीज में आपके यहाँ कारोकारी वाला सिंध में चलता है, या कोई भाई अगर किसी लड़की का रेप कर दे तो फिर उसकी सजा उसकी बहनों को सहनी पड़ती है कितनी जगह पर। तो ये तमाम प्रैक्टिसेस हैं, इनको बिना क्वेश्चन किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, चाहे वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि औरत और मर्द बराबर हैं। मगर हमारी ये तमाम प्रैक्टिसेस बराबरी को नहीं मानती। तो इन सब चीजों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और ये मेरी नजर में वायलेंट भी है, मतलब ये वायलेंस है, ये मेरी डिग्निटी पर वायलेंस है, मेरी पर्सनालिटी पर वायलेंस है, तो मेरी खुदी पर ये वायलेंस है। तो हमें इन चीजों के बारे में सोचना होगा, बदलना होगा। अच्छा कमला आपा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अच्छा, बिल्कुल। मैं ऐसा लगता है जैसे तुम फ्रीज हो गई हो, बीच बीच में लगता है। अगर तुम्हें आवाज आती रहती है तो ठीक है, गो अहेड। मुझे आपकी आवाज आ रही है। असल में मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी यू नो आपस में बातचीत करें तो मेरे ख्याल में मेरी आवाज बॉर्डर तुम्हारा जो वाईफाई है वो कमजोर है, फिर से वही मैसेज आ रहा है। अभी तुम्हारी आवाज पूरी तरह से शेक कर रही है, इज शेकिंग। आपने करवा चौथ की बात की, तो ये इस मतलब ये त्योहार उस तरह से तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये सारी चीजें सोसाइटल लेवल पे पाई जाता है कि वो बहनों का ख्याल रखेंगे, सरबराह बनेंगे, शौहर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर से इसको डील करेंगे। तो बेसिकली वन वे और दी अदर पावर जो है सोसाइटी पे, घर के अंदर, डिफरेंट टीयर्स में। सो दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। Understand it unless we establish the connection between the two. I could not hear you at all. You were frozen and your voice was not coming. It was completely silent. So So can you you have hear to me? Can you yeah, hear me now? repeat it, but it goes on that your network bandwidth is very low. So you'll have to. Okay. So maybe I'll let me cross check my internet once again. Like give me just 1 minute. कमला अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी ठीक है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो बात आपने की ना डिफरेंट त्योहारों को लेके, जैसे रक्षाबंधन या करवा चौथ, तो ये सारे जो त्योहार और उनके पीछे जो एसेंस है, मतलब हम पाकिस्तान में उनको सेलिब्रेट तो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमारे कल्चर और हमारी सोसाइटी और हमारी फैमिली लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा हैं, जिनमें हम मर्दों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भाइयों से वो बहनों का ख्याल रखेंगे, उनके लिए अरेंज करेंगे। मतलब कि इतना इंफ्यूज हो चुकी है पेट्रियार्की हमारी सोसाइटी के अंदर कि पेट्रियार्की इज गिविंग राइज टू फर्दर थिंग्स दैट आर लिंक्ड टू पेट्रियार्की, जिसमें से एक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी है, औरतों के खिलाफ तशद्दुद। सो आई वुड लाइक टू नो योर थॉट्स दैट हाउ वायलेंस टू पेट्रियार्की पर्टिकुलरली इन देश। तो देखो, मेरा ये मानना है कि अगर पिदरशाही होगी तो वायलेंस जरूरी है। मतलब पिदरशाही में वायलेंस का होना कोई एक्सीडेंट नहीं है,
कोई अनयूजुअल ठीक चीज है। नहीं है। अंग्रेजी में हम कहते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज सिस्टमिक, इट इज स्ट्रक्चरल इन पेट्रियार्की। जैसे वायलेंस अगेंस्ट ब्लैक्स इज स्ट्रक्चरल इन द रेस सिस्टम, इन द कास्ट सिस्टम ये स्ट्रक्चरल है, क्योंकि कोई भी सिस्टम जो अनजस्ट है, अनइक्वल है, वो बिना वायलेंस के आज चल ही नहीं सकता। तो पेट्रियार्की, जैसा मैंने उस दिन कहा था, पेट्रियार्की एक ग्लोबल सिस्टम है और पेट्रियार्की में वायलेंस स्ट्रक्चरल है, सिस्टमिक है। इसका मतलब है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ग्लोबल। ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे मुल्क में नहीं होती, ये अमेरिका में भी होती है और ये यूरोप में भी होती है और ये चाइना में भी होती है, ये दुनिया भर में होती है। वायलेंस या थ्रेट ऑफ वायलेंस, भाई हम मर्दों के काबू में क्यों रहेंगे जब हम ये मानते हैं कि ये गलत है कि वो हमारे ऊपर हावी होते हैं, लदे रहते हैं, हम क्यों सहेंगे? या तो हम इकोनॉमिकली उनसे वीक है या फिजिकली वीक है, और या हम डरते हैं कि ये हम पर वायलेंस कर सकते हैं। तो मैं कहूंगी वायलेंस या थ्रेट ऑफ वायलेंस। जरूरी नहीं है कि मेरे ऊपर वायलेंस की जाए, लेकिन अगर मेरे दिल में वायलेंस का डर भी पैदा कर दिया जाए, वो भी मुझे काबू में रखता है। जैसे मेरा रेप कभी नहीं हुआ, लेकिन मैं क्या कभी भी जब रात को अकेली कहीं निकली तो क्या बिना रेप के डर के ख्याल के क्या मैं कभी भी किसी भी शाम को बाहर जा पाई? आज भी इन सफेद बालों को लेकर जब मैं सड़क पे निकलती हूं तो क्या मैं आज भी पीछे इधर उधर देखती हुई नहीं चलती? मैं ये समझती हूँ कि एक आजाद देश में एक औरत को अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में इस तरह इधर उधर देखते हुए चलना, इस तरह अपने आप को पूरी तरह से ढक के और पूरी तरह से डर के चलना, ये तो कोई आजादी नहीं है। तो मैं तो अपने देश में कई सालों से कह रही हूँ कि 1947 में इंडिया यानी भारत आजाद हुआ। भारत इज ए मेल नेम ऑल्सो, भारत भूषण। मैंने कहा भारत आजाद हुआ, भारती आजाद नहीं हुई। भारती इज ए फेमिनिन नेम, फीमेल नेम। तो भारती को तब तक आजादी का इंतजार करना पड़ेगा जब तक मैं और तुम अपने मुल्क में बिना डर के अपनी गली से निकल नहीं सकते। और हम नहीं निकल सकते, हमेशा हमें कुछ ना कुछ कहा जाता है, कुछ ना कुछ हमारे साथ होता रहता है। तो वायलेंस इज अ स्ट्रक्चरल पार्ट। और अगर वायलेंस सिर्फ घर के बाहर होती तो चल जाता, लेकिन ये एक अदद वायलेंस है जो घर के अंदर ज्यादा होती है। अब मैं यहां कुछ फिगर्स देती चलूं। 2012 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट में लिखा कि पूरी दुनिया में ऑन एन एवरेज 3 में से 1 औरत पर तशद्दुद होता है। 3 में से 1। पूरी दुनिया में कितने लोग हैं? 7.5 बिलियन, यानी 750 करोड़। उसमें से आधी हम हैं, तो 350 करोड़, 3.5 बिलियन women and girls in the world, इनमें से 3 में से 1 पर तशद्दुद होता है। यानी 1 बिलियन women and girls experience violence। ये इसकी तादाद है। यानी इससे बड़ी जंग दुनिया में नहीं है। कोई भी जंग आज तक ऐसी नहीं थी जिसने
1 बिलियन लोगों को मुतासिर किया हो। और हर वक्त, हर लम्हे। हमारा कोई पीस टाइम नहीं होता, बिल्कुल। पूरा टाइम वॉर टाइम होता है। दूसरी बात, ये एक अकेली जंग है जो फैमिलीज के अंदर भी होती है। 2 मुमालिक के बीच में जंग हुई तो घर में तो अंदर तो सेफ है ना हम लोग। 2 कम्युनिटीज में जंग हुई, शिया सुन्नी लड़े, तो घर के अंदर तो हम एक दूसरे को बचाते हैं ना। हमारे यहाँ एक जाति दूसरी जाति से लड़ी, एक मजहब दूसरे मजहब से लड़ा, तो घर के अंदर तो नहीं है ना वो जंग। ये एक ऐसी जंग है जो घरों के अंदर होती है। कौन करता है? वो लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है मुझे पालने पोसने की, मुझे बड़ा करने की, मेरी हिफाजत करने की। तो एक तरफ तो मैं राखी बांधती हूं अपने भाई को, वो कहता है मैं तेरी हिफाजत करूंगा, और दूसरे दिन मैं अगर अपनी मर्जी से शादी कर लेती हूं तो सो कॉल्ड ऑनर किलिंग करके वो मुझे भी और मेरे बॉयफ्रेंड को भी मार देता है। तो कैसी हिफाजत है? बांग्ला में 2 लफ्ज हैं जो वहां की फेमिनिस्ट इस्तेमाल करती हैं। रक्षा, हिफाजत, उसको बांग्ला में कहते हैं रक्षा या रक्षा, और रक्षा करने वाले को जो हिफाजत करते हैं उनको कहते हैं रक्षक या रक्षक। रक्षक जो रक्षा करता है। दूसरा लफ्ज है भक्षक, जो एक्सप्लॉइट करता है, जो कंट्रोल करता है। तो हकीकत ये है कि जो लोग हमारी सो कॉल्ड प्रोटेक्शन करते हैं तो वो प्रोटेक्शन और कंट्रोल में बहुत ही थिन मार्जिन है। कब वो प्रोटेक्शन कंट्रोल बन जाएगा? देखो, मैं कहता हूं तुम घर से बाहर नहीं जाओगी बिकॉज आई लव यू, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। तुम एमए नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, एंड आई नो व्हाट इज राइट। तो जब इस तरह की हिफाजत, इस तरह की मोहब्बत जब गले का फंदा बन जाए, और सबसे मुश्किल हीरा बात यह है, इसके लिए भी एक बहुत खूबसूरत लफ्ज किसी फेमिनिस्ट ने इस्तेमाल किया कि पेट्रियार्कल वायलेंस को समझना थोड़ा मुश्किल होता है वो दूसरी वाली वायलेंस से। ये पैटर्नलिस्टिक वायलेंस है। पैटर्नलिस्टिक। देखो, हम तुम्हें प्यार करते हैं कमला, तुमको बाहर नहीं जाने देंगे। हम तुम्हें और प्यार करते हैं, वाकई मुझे खाना देते हैं, मुझे कपड़े देते हैं, मुझे चूमा भी था, सब कुछ तो करते हैं, मगर मेरी मर्जी का मुझे कुछ भी नहीं करने देते। मुझे पढ़ने नहीं देते, मुझे खेलने नहीं देते, मुझे साइकिल नहीं चलाने देते, क्योंकि मुझे प्यार करते हैं। तो मैं मान जाती हूँ, हाँ मुझे प्यार। सो बिकॉज इट इज अ पैटर्नलिस्टिक वायलेंस, तो ना तो वो पहले So like violence that originates from love and this urge to control. Yeah, there are both those things. तो समझ में नहीं आता। अब मियाँ बहुत प्यार करता है, प्रेजेंट भी लाके देता है, सब कुछ करता है, इनकम भी अपनी लाके देता है, जरा सा गुस्सा आता है तो हाथ चला देता है, पैर चला देता है, मारता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके खिलाफ कुछ कहना करना, और ये ज्यादा, तो ये है वायलेंस। मैं यहां ये कहना चाहती हूं कि पेट्रियार्कल वायलेंस जो मर्द करते हैं, वो कई दफा औरतें भी उसमें शामिल होती हैं। जितने घरों के अंदर लड़कियों के खिलाफ या डॉटर्स इन लॉ के खिलाफ वायलेंस होती है, उसमें सास का, ननद का भी पूरा रोल होता है। हमारे यहां तुम लोगों ने सुना होगा कि डाउरी डेथ्स के बहुत एग्जाम्पल आते थे।
डाउरी डेथ्स अक्सर घर की, मियाँ के घर की औरतें भी उसमें शामिल होती थी। जब हमारे यहाँ या कहीं और फीमेल फीटस होता है, बेटी को दफना देना या बेटी को पैदा होने से पहले सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन कर देना, इसमें भी औरतों की भागीदारी होती है। वो भागीदारी डर से है या वो भी यकीन रखती हैं, वो अलग की बात है, लेकिन भागीदारी को डिनाई हम नहीं कर सकते। और खास तौर से ये जो बहू और सास का चक्कर है, ननद और भाभी का चक्कर है, तो पेट्रियार्कल वायलेंस में हम औरतें भी लिपटी हुई हैं, करती भी हैं और सहती भी हैं। मगर नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि पेट्रियार्कल वायलेंस जो मर्द करते हैं वो सिर्फ लड़कियों पर नहीं करते, छोटे बच्चों पर भी। मर्दाने मर्द, माचो मर्द छोटे लड़कों पर भी वायलेंस करते हैं। हमने सुना है कि कुछ इलाके हैं पाकिस्तान में जहां पर लड़के बेचे जाते थे, 10-10, 11-11 साल के लड़के, और उनको वडेरे और बड़े लोग खरीदते थे, and those boys were used for sexual purposes। तो पेट्रियार्की में कोई भी जेंटल लड़का होगा, कोई भी ट्रांसजेंडर, कोई भी गे लड़का होगा, उसके ऊपर भी वायलेंस होती है। तो पेट्रियार्की में सिर्फ औरतों पर तशद्दुद नहीं होता, नाजुक, कमजोर, जेंटल, थोड़े से फेमिनिन लड़के हों। और हमारे यहाँ तो कुछ रिसर्च आ रही है हीरा कि छोटे लड़कों पर जो वायलेंस होती है वो करीब करीब उतनी होती है जितनी लड़कियों पर होती है। क्यों? क्योंकि लड़कियों पर तो हम निगाह रखते हैं। अगर हमारी बेटी है तो हम उसको मेल ड्राइवर के पास नहीं जाना देते, मगर बेटे को तो जाने देते हैं। और कितने हमारे लड़के हैं जो चाय की दुकानों पे काम करते हैं, बस कंडक्टरों के नीचे उनके असिस्टेंट होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स के नीचे असिस्टेंट होते हैं, सड़कों पर रहते हैं, रात रात भर कमाते हैं, चाइल्ड लेबर फैक्ट्रियों में होते हैं, कारपेट इंडस्ट्री में, तुम्हारे यहाँ भी हमारे यहाँ भी बच्चों की लेबर इस्तेमाल की जाती है। तो वहां पर लड़कों के खिलाफ जो वायलेंस होती है, पेट्रियार्कल वायलेंस, वो पेट्रियार्कल क्यों है? क्योंकि मर्द करते हैं, और वो मर्द समझते हैं पेट्रियार्की की वजह से कि उनको तो सेक्स चाहिए, वो चाहे कहीं से आए, लड़का नहीं मिलेगा तो लड़की, नहीं तो लड़का, लड़का नहीं तो कोई गाय भैंस बकरी कुछ मिल जाए। तो ये भी हमें देखना होगा कि इससे सिर्फ लड़कियों को नुकसान नहीं होता। दूसरी बात कि ये वायलेंस कई तरह की होती है। बिल्कुल, यही मैं आपसे जानना चाहूंगी। फिजिकल वायलेंस है, एक आध थप्पड़ मार दिया, नमक ज्यादा हो गया, धक्का दे दिया, गुस्सा आया तो। और फिजिकल वायलेंस हमारे घरों में तो बच्चों पर कितनी हुआ करती थी, और कुछ घरों में आज भी होती है। स्कूलों में बाकायदा बेंत लेकर टीचर जाया करते थे, बेंत से मारा करते थे। तो फिजिकल वायलेंस। इमोशनल वायलेंस, तुम तो कुछ करती नहीं हो, तुम तो कमाती हो, तुम्हारा तो सिर्फ मुंह है, खाती हो, तुम फूहड़ हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। दिस इज इमोशनल वायलेंस। इमोशनल वायलेंस से जुड़ी हुई मेंटल वायलेंस, उसको मेंटली टॉर्चर किया जाए, कमतरी का एहसास दिलाया जाए। फिर सेक्सुअल वायलेंस, लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज करना, औरतों को सेक्सुअली अब्यूज करना, सड़कों पे छेड़ना, बसों में छेड़ना, ट्रेनों में छेड़ना, दिस इज सेक्सुअल वायलेंस। कुछ ममालिक में मैरिटल रेप की भी बात हो गई है। वहां पर यह भी कहा जाता है कि अगर मियाँ भी, अगर शौहर भी बीवी के साथ, बीवी की बगैर मर्जी के सोता है तो ये रेप की डेफिनेशन में आता है। और हमारे साउथ एशिया के खित्ते में
नेपाल में मैरिटल रेप का कानून बन चुका है, हमारे यहाँ नहीं है। फिर एक है बीबी इकोनॉमिक वायलेंस। हम लोग जो काम करती हैं उसको काम नहीं समझा जाता, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जाती, तो मर्द हजरात समझते हैं कि सिर्फ वो ही कमाते हैं, उन्हीं की वजह से खानदान चलते हैं। लेकिन कोई जरा सा पूछे तो कि क्या बच्चे नोट खाते हैं या सैलरी का चेक है वो खाते हैं? अगर कोई किसान गंदम उगा के लाया है तो क्या कोई बच्चे गंदम खाते हैं या खुद किसान गंदम खाता है? तो उस पैसे को रोटी खाना कौन बनाता है? उस पैसे से एक मकान को घर कौन बनाता है? उस पैसे को प्यार कौन बनाता है? केयरिंग कौन बनाता है? तीमारदारी कौन बनाता है? तो अगर मर्द कमाते हैं तो औरतें उस कमाए हुए पैसे को खाने में, तीमारदारी में, सेवा में तब्दील करती है, तब परिवार चलते हैं। और अगर मर्द 8 घंटे दफ्तर में काम करके आते हैं या खेतों पर काम करके आते हैं तो औरतें तो 16-16 घंटे काम करती हैं। आप लोग देख लीजिए, हर घर में औरत सबसे पहले उठती है और सबको खिला पिला के, सफाई करके, कई बार पैर वैर दबा के, सबके सोने के बाद सोती है। तो ये जो इकोनॉमिक वायलेंस है, एक बड़ी इकोनॉमिक वायलेंस जो है वो है औरतों को प्रॉपर्टी बराबर न देना और उन्हें इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बनाए रखना ताकि वो कभी आजाद ना हो सके। ये बहुत ही बड़ी एक वायलेंस है। एक और वायलेंस जो है वो बर्डन ऑफ हाउस होल्ड वर्क, कि घर का काम सारा औरतों का है। कुदरत ने जो काम हमें सौंपा है वो हम पूरी तरह से कबूल करते हैं। बच्चा पैदा करना हम बड़ी खुशी से करते हैं, इसके साथ साथ बच्चों को दूध पिलाना साल भर 2 साल हम पिलाने को तैयार हैं और इसमें हम कुछ भी गलत नहीं समझते। लेकिन ये मानना कि क्योंकि हमने बच्चे को पैदा किया है उसका सारा काम 25, 30, 40 साल तक सिर्फ औरतें करेंगी। उनको नहलाना धुलाना तो उनके अब्बा भी कर सकते हैं ना। नहलाने धुलाने के लिए ना तो यूट्रस चाहिए ना ब्रेस्ट चाहिए। तो मैं मानती हूं कि बेचारों के पास ना यूट्रस है ना ब्रेस्ट है, तो बच्चा पैदा करने काबिल उनको कुदरत ने नहीं बनाया। अफसोस है, मुझे दिली अफसोस है, मगर बच्चों को नहलाने के लिए तो कुदरत ने उनको नहीं रोका। या माँ जब दूध पिला देती है, तो जब मेरी बच्ची पैदा हुई तो मुझे तब पहली बार पता लगा कि कई बार दूध पिलाने में अगर आधा घंटा लगता है तो उसको डकार भी मरवाना पड़ता है और डकार मरवाने में भी आधा घंटा लग सकता है। और अगर वो डकार न मारे तो वो सारा दूध बाहर निकल सकता है, उल्टी हो सकती है। तो मेरे यहाँ ये होता था कि मैं रात को दिन में दूध पिलाकर बच्ची को सौंप देती थी उनके मियाँ जी को। और मियाँ जी थे सिख और मियाँ जी की अच्छी बढ़िया दाढ़ी थी। मियाँ जी की जो चेस्ट थी वो फ्लैट थी, वो मेरी चेस्ट के जैसे, उसमें बम्प्स नहीं थे। तो बच्चे वहां बहुत कंफर्टेबल फील करते थे। और उनकी बड़ी बाहें थी तो उनकी बड़ी बाहों में बच्चे आकर, और उनकी दाढ़ी थी जो बड़ी कोजी थी जिसको वो पकड़ लेते थे। जितनी जल्दी वो अपने अब्बा की बाहों में सो जाते थे, आराम महसूस करते थे, उतना वो मेरी गोदी में नहीं करते थे। प्लस आई डिड माई वर्क एंड नाउ ही इज डूइंग हिज वर्क। मेरा 33 साल में मेरा पहला बच्ची पैदा हुई। उसके पहले मैंने भी कभी दूध नहीं पिलाया था, किसी बच्चे की गंदगी साफ नहीं की थी, टट्टी पेशाब साफ नहीं किया था, मुझे नैपी बांधना भी नहीं आता था। तो अगर मैं सीख सकती थी
तो मर्द हजरात तो बेटर स्टूडेंट्स होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और ताकत भी ज्यादा होती, तो सीखो ना। और कई दफा हम औरतें खुद उन्हें ये काम नहीं करने देती, हमें लगता है कि ये एक ही तो एरिया है जिसमें मैं इंडिस्पेंसिबल बन सकती हूँ, तो बिल्कुल, इसलिए एजेंसी, हम यू औरतों की भी क्रिएट योर ओन एजेंसी। कंप्लीटली, तो इसमें तो वो मुझ पे डिपेंडेंट है, खाना बनाने में मुझ पे डिपेंडेंट है, तो हम जबरदस्ती, तो ये सारी फॉर्म्स ऑफ वायलेंस हैं और हर कल्चर में है और बीवी ये बदलती रहती हैं। आज हम साइंस का सहारा लेकर वायलेंस कर रहे हैं, डिजिटल वायलेंस 10 साल पहले नहीं थी। लोगों पर एसिड फेंक कर, औरतों पर एसिड फेंक कर वायलेंस करना 20 साल पहले नहीं था, क्योंकि एसिड अवेलेबल नहीं था। बड़े बड़े होटलों में ये तमाम चीजें करना पहले अवेलेबल नहीं था। ट्रैफिकिंग पहले इस तरीके से नहीं होती थी, फीमेल ट्रैफिकिंग जैसी आज होती है। तो ये पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म के साथ पेट्रियार्की की फॉर्म बदलती रहती है और वायलेंस की फॉर्म भी बदलती रहती है। एक बड़ा इसका एग्जांपल है सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन। पहले हम बच्चे पैदा करते थे, पैदा करने के बाद लड़की को मारते थे, मगर आज देखिए साइंस ने कितनी तरक्की की है, पढ़े लिखे लोगों ने कितनी तरक्की की है कि वो पहले ही मिलियंस। और अभी जब कोविड-19 शुरू हुआ उसके 1-2 महीने बाद यूएनएफपीए, यूएन की जो तंजीम है यूएनएफपीए, उसने एक रिपोर्ट निकाली कि पूरी दुनिया में पेट्रियार्की की वजह से मारी गई औरतों की तादाद 140 मिलियन है। कोविड ने पिछले 13 महीने में शायद 4-5 मिलियन पूरी दुनिया में मारे हैं। पेट्रियार्की ने 140 मिलियन, जिसमें सबसे ज्यादा चीन में और उसके बाद मेरा देश इंडिया नंबर 2 पर है। और यूएनएफपीए के हिसाब से 45 से 50 मिलियन औरतें इंडिया में और 70 से 75 मिलियन औरतें चाइना में, बिकॉज ऑफ द वन चाइल्ड पॉलिसी। जब वहां वन चाइल्ड पॉलिसी आई तो पेट्रियार्कल कल्चर ऑफ चाइना कुड नॉट टॉलरेट कि बेटा नहीं होगा, तो बेटी को मार दिया गया। और उसके बाद से वहां पर लड़कियों की तादाद इतनी कम हो गई कि कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम से वो लड़कियां खरीद खरीद कर चीन में लाते थे और उनकी शादियां करते थे। हमने तो सुना है कि चीन में चाइनीज जो पाकिस्तान आते हैं आजकल बिजनेस के लिए और इन चीजों के लिए, हमने सुना है कि वहां भी आजकल वो शादियां भी कर रहे हैं, क्योंकि अपने मुल्क में उनको लड़कियां नहीं मिलती। हमारे यहाँ जैसे नॉर्थ इंडिया में ये ज्यादा होता है सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, तो नॉर्थ इंडिया में हरियाणा वगैरह में लड़कियों की तादाद कम है। तो दूसरी सदर्न स्टेट से लड़कियां खरीदते हैं, 3 भाई मिलके एक बीवी खरीद लेते हैं और वो सारे लगे रहते हैं उसके साथ, कई दफा ससुर भी साथ में लगा रहता है। तो ये तमाम चीजें चारों तरफ हमारे हो रही हैं और हम तो समझते थे जब हमारा मुल्क आजाद हुआ कि जब एजुकेशन आएगी, जब डेवलपमेंट आएगा, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगी तो पेट्रियार्की, कास्ट जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा जेंडर्ड हैं। गरीब आज भी पिंक और ब्लू का फर्क नहीं जानते। गरीब आज भी नहीं जानते कि छत्रियां
लेडीज की अलग होती हैं, जेंट्स की अलग होती हैं। गरीब आज भी perfume, you name it. गरीब इतनी बड़ी बड़ी शादियां करके ये नहीं कहते कि देखो बेटी हो गई दहेज देना पड़ेगा। तो गरीब आज भी उतने पेट्रियार्कल नहीं है जितने हम पढ़े लिखे लोग पेट्रियार्कल हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है कि एजुकेशन ने भी हमें ज्यादा आजाद नहीं किया और कैपिटलिज्म जो एक मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है उसने पार्टनरशिप कर ली पेट्रियार्की के साथ। तो मुझे लगता है कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए इतना काफी है। अब सवाल तो बड़ा ये है कि 8 मार्च आने वाली है, हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे आने वाला है। जो मेन चीज जिस पर हमें बात करनी चाहिए और जिस पर फेमिनिस्ट बात कर रही हैं कि पेट्रियार्की को और वायलेंस को कैसे रोका जाए। तो अगर 5-10 मिनट बचे हुए हैं तो मैं इस पर अब बात करना चाहूंगी। एंड नॉट डिस्क्राइब वायलेंस एनीमोर। हम सब इससे वाकिफ हैं ये कैसे होती है, क्यों होती है। बिल्कुल कमलाबा, जरूर। एक तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव था, लेकिन मैं आपसे एक और भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप ब्रीफली, मेरा बिल्कुल इतना एक्सपीरियंस नहीं है और एक्सपोजर नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ना कंसेंट, एक कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, इन दोनों चीजों का बहुत गहरा ताल्लुक है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के साथ, ना सिर्फ हमारी सोसाइटीज में बल्कि दुनिया भर में। कि औरत की जो रजामंदी है या औरत की जो चॉइस है, उस चीज को बिल्कुल खातिर में नहीं लाया जाता। तो जब आप आखिर इस चीज को एड्रेस करें कि हाउ वी कैन स्टॉप पेट्रियार्की एंड एड्रेस इट, हम अगर इस पे भी थोड़ा सा बात कर सके कि हाउ वी कैन स्टार्ट रिस्पेक्टिंग कंसेंट एंड स्पेस ऑफ अदर पीपल, and why is it important? Because somewhere along the way all forms of violence are connected with violation of consent and disrespecting someone else's personal space. बीबी, कंसेंट किसी की मानने के लिए पहले उसको इंसान तो मानना होगा ना। बिल्कुल। तो पेट्रियार्की में तो हमें इंसान ही नहीं माना जाता, तो कंसेंट का क्या मतलब है? कंसेंट मतलब बेटी से पूछो उसको क्या करना है। अभी आजकल 2-3 दिन से आपके यहाँ की एक नज्म और उस पर एक जबरदस्त वीडियो वायरल किया है मैंने भी, जिसमें वो मर्दानी आवाज में कह रहे हैं, बट इट इज एंटी दैट वायलेंस, कि ये हम तय करेंगे तुम्हारे जिस्म पर किसका काबू होगा, ये हम तय करेंगे तुम्हारी शादी किससे होगी। मतलब इतना दिल दहलाने वाला वो वीडियो है जो पाकिस्तान में बना है और बहुत जबरदस्त एक नज्म है। और तुम कौन होती हो अपने भाई से जायदाद मांगने वाली, क्या तुम हमें बताओगी कि तुम्हारे हकूक क्या हैं। साफ साफ वो कह रहा है कि पेट्रियार्की में तुम कुछ नहीं हो। एक ब्लैक इंसान से अमेरिका में कंसेंट की बात करना क्या बेवकूफी है भाई। ब्लैक्स तो स्लेव्स थे, उन्हें स्लेव्स रहना चाहिए। ये बात क्या कंसेंट की। तो जब तक पेट्रियार्की है, पिदरशाही, मर्दशाही जब तक है, तो औरत की कंसेंट माना नहीं रखती, क्योंकि औरत इंसान है ही नहीं। मेरे अब्बा जिस दिन मेरा निकाह होता है मुझसे 3 बार कहलवा के कबूल कबूल कबूल, या मेरा कन्यादान करके, या क्रिश्चियन मैरिज में गिविंग अवे द ब्राइड, गिविंग अवे द ब्राइड किसको देते हैं? ब्राइड ग्रूम को। तो फादर ऑफ द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम, ये 2 इंसान हैं और उनके बीच में ये एक प्रॉपर्टी है जो जा रही है। आज मेरा अब्बा का नाम है मेरे साथ कमला भसीन, कल मैं किसी बलजीत मलिक से शादी कर लेती हूं तो मेरा नाम नए मालिक के हिसाब से हो जाए। जैसे कार आज तुमने मुझे बेच दी तो फिर कल से कार मेरी हो जाएगी, मैं मालिक हो जाऊंगा। ये तो हमारे साथ हो रहा है।
इसमें तुम और मेरे जैसी औरतें कंसेंट की बात करें, कोई मतलब ही नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि जी आपकी शहादत, 2 औरतों की शहादत 1 के बराबर है, या मर्द 4 शादियां कर सकते हैं, या तुम्हें जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो आधी मिलेगी तुम्हारे भाई से, और हमारे यहाँ कानून है कि सब बराबर मिलेगी, फिर भी हमें नहीं मिलती, क्योंकि औरत को कहा जाता है कि फिर तू राखी किसको बांधेगी अगर तेरा भाई नाराज हो गया तेरे प्रॉपर्टी लेने से। तो बीबी, इन पेट्रियार्की द डेफिनेशन इज दैट मेन आर सुपीरियर, वो हमारे मालिक हैं। और हमारे अल्फाज देखो, हिंदी में हस्बैंड को क्या कहते हैं? पति। पति माने मालिक। शौहर का मतलब होता है मालिक, खामिद का मतलब होता है मालिक। मजाजी खुदा, एक खुदा हकीकी, एक खुदा ये लोकल घर में बैठा हुआ, शक्ल देखो उसकी, लुक, माँ शराब पी के आ रहा है, धक्के खा रहा है, बोलना आता नहीं बेचारे को, खुदा बना दिया। तो आप वर्ड्स तो देखो, अपनी कल्चर तो देखो। तो जब तक पेट्रियार्की खत्म नहीं होगी, ये नजरिया खत्म नहीं होगा कि मर्द बेहतर है, वो मालिक है। और इंग्लिश का वर्ड भी शायद मैंने उस दिन भी बताया था, हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब है कंट्रोलर, मैनेजर, डोमेस्टिकेटर। एनिमल हस्बेंड्री, जो आजाद जानवर को डोमेस्टिकेट करते हैं, उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। हस्बेंडिंग, टू हस्बैंड इज टू डोमेस्टिकेट यू। तुम आजाद हो, तुम्हें कैसे पालतू बनाया जाए, तुम्हारी नाक में नकेल कैसे डाली जाए, और बाकायदा डाली जाती है वो नथ पहना के, कानों में झुमके पहना के, पैरों में पायदेब पहना के। ये सब हमें बांधने के तरीके हैं मेरे हिसाब से। और सबसे बड़ा बांधने का तरीका पेट्रियार्की ने ब्यूटी को बना दिया। ब्यूटी के नाम पर जो मेरी तबाही होती है, ब्यूटी के नाम पर इतनी बड़ी हील होगी, चला नहीं जाएगा, ब्यूटी के नाम पर इतने टाइट कपड़े होंगे, कुछ किया नहीं जाएगा। तो कंसेंट की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। और इसीलिए मैरिटल रेप अब जाके क्राइम बना है, क्योंकि मैरिज में रेप कैसा, उसकी मर्जी से सोएगी वो, और कब सोना है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, किस सेक्स के बच्चे पैदा करने हैं, वो सब इनकी मर्जी से पैदा होगा, क्योंकि वो मालिक हैं, शौहर हैं, खामिद हैं, पति हैं। बांग्ला में स्वामी है, स्वामी मतलब ओनर। ठीक है कमलापा, मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है ये, और नई इंफॉर्मेशन है, और ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैंने पहले मतलब आई रियली 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 नीड टू लर्न मोर। और हम अक्सर बात करते हैं कि लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल है इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग पेट्रियार्की एंड इन टर्म्स ऑफ इंटरनलाइजिंग पेट्रियार्की. So I absolutely agree with you. And like there were a lot of things that I wanted to talk to you about, but it's already 7 minutes past our session time. So मैं वही आपसे recommendations देना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि you want to talk about that how we can eradicate patriarchy and end violence against women, and then we will leave the conversation regarding structural violence, patriarchal violence, and a lot of other things that I wanted to talk to you about for the next session. So ठीक है, तो आज भी देख लो, अगर 7 मिनट ऊपर हो गए हैं तो हम अगली बार, क्योंकि उसमें मुझे असल बात तो मुझे वहीं करनी है ना, गलत चीजों को डिस्क्राइब करने से तो ठीक है, ओके, बट वी ऑल नो अबाउट इट। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द कैंपेन्स विच आर गोइंग ऑन, जो हम लोग खुद कर रहे हैं, जो तुम लोग कर रहे हो। तुम्हारे यहाँ भारत मार्च की ऐसी जबरदस्त तैयारियां हो रही है, आगे चल रही है। मैं फेसबुक पे तुम लोगों को सॉलिडारिटी सॉलिडारिटी करती रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि हम आज यहीं पर छोड़ें,
और हम अगली बार सीधे के वायलेंस को कैसे मिटाया जाए, और उसका जवाब होगा कि वायलेंस तब तक नहीं मिट सकती जब तक पेट्रियार्की को कैसे हटाया जाए, जेंडरिंग को कैसे हटाया जाए, क्या हटाया जा सकता है, क्या कहीं हटाया गया है, तो हम उससे करेंगे और पूरा 1 घंटा करेंगे। मैं 5 मिनट इस पर बात करके कुछ ज्यादा कह नहीं पाऊंगी, और अच्छा, वैसे भी बिल्कुल बिल्कुल कमला आपा, लेकिन विद योर परमिशन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि उससे पहले मैं जरूर, मैं लाइक आई रियली वांट पीपल टू अंडरस्टैंड फेमिनिज्म एंड इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म. Like, what do you mean by that, and what do we mean by that when we talk about, that all of us need to be feminists, all of us need to be intersectional feminists, and what is the connection between feminism and gender equality, and how feminism is an antidote to patriarchy, so that then we can move towards suggestions and solutions and the good work that we are doing, because the whole ठीक है, idea ठीक है बीबी, of तो तुम डिसाइड कर लो कि सीक्वेंस क्या होगी। हमारा नेक्स्ट सेशन कितने दिन बाद है? Kamla Appa, आपने कहा था 7th March को we can have the next session. तो ठीक है, तो 7 मार्च को हम आएंगे कि पेट्रियार्की हमने समझ ली, बिल्कुल. तो पेट्रियार्की के खिलाफ कोई आवाजें उठी थी, किन की उठी थी सबसे ज्यादा, तो हम फेमिनिज्म और विमेन्स मूवमेंट और इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म पर आएंगे। क्या सिर्फ औरतों ने ये आवाजें उठाई हैं? नहीं, मर्दों ने भी इसके खिलाफ आवाजें उठाई हैं, वो बात करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि कैसे ये आवाजें उठी, कब उठी, क्या ये आवाजें सिर्फ वेस्ट में उठी और हम उनके नकल करते हैं, या हमारी अपनी कल्चर में ये आवाजें न जाने कब से उठ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन वी विल डू लाइक दैट, एंड देन वी विल कम टू सॉल्यूशंस एंड कैंपेन्स। सो कमला आपा, एंड में आप कुछ कहना चाहेंगी? मुझे बहुत मजा आया आज भी, बहुत बहुत शुक्रिया ये करने के लिए मेरे साथ, क्योंकि बहुत से लोग मुझे वैसे भी मैसेजेस भेज रहे थे कि थैंक यू फॉर डूइंग दिस। बहुत कम ऐसा होता है कि हमें क्रॉस बॉर्डर स्पीकर्स के साथ फर्स्ट हैंड इंटरैक्ट करने का मौका मिले, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हम एक हैं, और अगर एक हैं तो हमारे मसाइल भी एक हैं, और अगर मसाइल एक हैं तो उनका सॉल्यूशंस भी हमें मिल के निकालना है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ हीरा कि मैं तो जब तुमसे बात करती हूँ तो मुझे तो बिल्कुल याद भी नहीं रहता कि मैं किसी और मुल्क से बात कर रही हूँ। मतलब तुम मेरी अपनी बच्चियों जैसी लगती हो, और मैं तो खुद पैदा वहां हुई हूँ, और जैसा तुमने कहा हमारा सब कुछ तो एक है। बिल्कुल। और इवन इस्लाम, हमारे यहाँ ज्यादा मुसलमान है पाकिस्तान से, ऐसा ही है। तो इवन रिलीजन भी एक ही तो है हमारा। और तुम्हारे यहाँ हिंदू भी हैं खूब सारे, तुम लोग जानते हो, और तुम लोग इतने बॉलीवुड की फिल्में देखते हो, तुम वहां से भी सीख लेते हो। और हम अगर कोई प्ले देखते हैं तो सिर्फ पाकिस्तानी प्लेस देखते हैं। तो मतलब मैं तो 1 मिनट के लिए भी, और जो जबान मैं बोल रही हूँ उर्दू, ये हमारी साझी जबान है, और यहीं पर पैदा हुई ये जबान है जो हम बोल रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल याद भी नहीं रखती, और ना याद रखना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हम बिल्कुल अच्छे पड़ोसियों के जैसे रहें, और प्यार से, मोहब्बत से, अमन से रहें, तो हम भी आगे चल सकते हैं। हम आप लोगों से कितना सीखा है, आप लोगों के विमेन्स एक्शन फोरम से मैंने कितना कुछ सीखा है, और कितना हमने बांटा है, कितना मिल के काम किया है। तो मुझे याद ही मत दिलाया करो कि हम कोई किसी भी तरह से अलग हैं। बहुत बहुत मैं तो अलग होने को तैयार नहीं हूँ बीवी। और मुझे खुशी हुई सुनकर कि लोग सुन रहे हैं तुम्हें और मुझे, तो मुझे वो भी तुम बताती रहना। बिल्कुल बिल्कुल कमला। लोग सुन रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग क्या नाराज भी हो रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है मेरे लिए सुनना, और फिर उससे करना। क्योंकि तारीफ तो ठीक है, अच्छी लगती है, मगर वो मुझे कुछ सिखाती नहीं है। ठीक है। मेरा क्रिटिसिज्म मुझे ज्यादा सिखाता है। तो मुझे बिना डरे, बिना हिचक के
तुम जिस जबान में मुझे गालियां दी जा रही हैं, अगर दी जा रही हैं तो मुझे बताना, और मैं उनसे डील करूंगी बाकायदा, और वाजिब होगी तो सीखूंगी मैं उससे। ठीक है कमला आपा। ओके, थैंक इसके यू। साथ मैं आपकी इजाजत से एंड करूंगी लाइव सेशन, और हम इंशाल्लाह दोबारा अगले सेशन में फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह। खुदा, इंशाल्लाह। नमस्ते। बाय बाय।